आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि पाकिस्तान कैसे कुलभूषण जाधव के खिलाफ यह कार्रवाई कर सकता है, कैसे कुलभूषण जाधव को बिना किसी भी अपराध के फांसी की सजा सुनाई जा सकती है और कैसे कुलभूषण जाधव को बिना किसी भी प्रोविजन के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के एक जासूस करार देकर फांसी दी जा सकती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में जो आज चेतावनी पाकिस्तान को दी है वो स्पष्ट है। अगर पाकिस्तान इसी तरह से आगे बढ़ता रहा और कुलभूषण यादव के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंधों पर इसका जबरदस्त असर पड़ेगा। इससे बड़ी चेतावनी और कोई शायद नहीं हो सकती। आइए आपको दिखाते हैं पूरे देश भर में कुलभूषण यादव के समर्थन में कैसे लोग खड़े हो रहे हैं और पाकिस्तान के इस कदम की कितनी निंदा हो रही है। पाकिस्तान की करतूत के खिलाफ देश भर में गुस्से की आग सुलग रही है। नागपुर से लेकर पटना और राजधानी दिल्ली तक पाकिस्तान में हुए इंसाफ के कत्ल का विरोध हो रहा है। जिस तरह से कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाई गई, उससे साफ हो जाता है कि हर नियम कायदे को ताक पर रखकर पाकिस्तान ने इस उकसावे से भरी कार्रवाई को अंजाम दिया और इस हरकत की भारत सरकार ने कड़ी आलोचना भी की। These circumstances, we have no choice but to regard this sentence, if carried out, as an act of premeditated murder. जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव का पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया था। इस प्रोपेगेंडा वीडियो में जाधव को जासूसी करने के आरोप को कबूलते हुए दिखाया गया था। वीडियो को देखकर साफ लग रहा था कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई थी। खास बात यह है कि खुद तत्कालीन एनएसएस सरताज अजीज ने कबूला था कि जाधव के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने जाधव को बेवजह फांसी की सजा सुना दी। कुलभूषण को सजाए मौत की खबरों के बीच एक और खबर पाकिस्तान से उठी। पाकिस्तान के कुछ हलकों में आवाज उठी कि पाकिस्तानी फौज के एक अधिकारी को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने नेपाल से गायब कर दिया है। हालांकि ना तो पाकिस्तान और ना ही भारत से आधिकारिक तौर पर इस बाबत कोई बयान आया। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन यह हरकत कहीं से भी नवाज के बयान को सही साबित नहीं करती। जिस वक्त जाधव को पाकिस्तानी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था, उस वक्त इस्लामाबाद में ईरान के तत्कालीन राजदूत ने कहा था कि जाधव का जासूसी से कोई लेना देना नहीं है और तेहरान में जर्मन राजदूत ने आशंका जताई थी कि जाधव को किसी गुट ने अगवा कर पाकिस्तान को सौंप दिया था। जाधव के पास पाकिस्तानी अधिकारियों को भारतीय पासपोर्ट भी मिला था। अगर जाधव को जासूसी करनी होती तो वो देश का पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान क्यों जाता? चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, कैसे ईरान और जर्मनी के राजनयिकों ने इस गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग आशंकाएं जताई, ये सवाल पाकिस्तान की नीयत पर सवाल खड़े करते हैं और साथ ही ये इशारा भी करते हैं कि जाधव को सजाए मौत दरअसल एक उकसावे से भरी हरकत ही है। टीम न्यूज़ नेशन। अब इसे आप एक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन यानी उकसावा ना कहें तो और क्या कहेंगे? जरा आप सोचिए, पाकिस्तान के अखबारों में क्या छप रहा है, मैं जरा पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। पाकिस्तान के अखबार डॉन में यह बात प्रखर तरीके से लिखी गई है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि कुलभूषण यादव के ट्रायल और प्रोसिक्यूशन को अनप्रेसिडेंटेड मूव माना जाए, यानी कि ऐसा अभी तक पाकिस्तान ने कभी नहीं किया। पाकिस्तान के एक दूसरे अखबार में यह छपा है, सेल्फ कन्फेस्ड इंडियन स्पाई अवेट्स डेथ सेंटेंस। सेल्फ कन्फेस्ड यानी कि खुद से कहा हुआ यह बयान, यह अपने आप पे प्रदर्शित करता है कि आज पाकिस्तान के मीडिया में भी कुलभूषण यादव को लेकर जो पाकिस्तान की सेना की तरफ से बातें कही जा रही हैं उसे विश्वास नहीं किया जा रहा। इसके बावजूद एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा पाकिस्तान में सुनाई गई और वो व्यक्ति हिंदुस्तानी है। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ आरएसएन सिंह साहब हैं, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब हैं, बीजेपी से जफर इस्लाम साहब हमारे साथ हैं, पवन खेड़ा जी कांग्रेस से हैं और पाकिस्तान से इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं तारिक पीरजादा। आप सबका बहुत स्वागत है। शुरुआत में लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद आपसे करना चाहता हूं, कमोडोर कुलभूषण जाधव जो ईरान में काम कर रहे थे, जिन्हें जबरन, जिस तरह से हमें जो जानकारी मिल पाई उसके आधार पर जबरन पाकिस्तान ले जाया गया और भारतीय जासूस के तौर पर उन्हें वहां प्रदर्शित किया गया और अब मौत की घाट उतारने की तैयारी चल रही है। क्या आप नहीं मानते कि दरअसल पाकिस्तान हिंदुस्तान को भड़काने की पुरजोर कोशिश कर रहा है?
देखिए, असलियत ये है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में क्या डेमोक्रेसी है या क्या वहाँ पे मार्शल लॉ है। जिस तरह से वहाँ हरकत हो रही है, लगता है कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जिसको नवाज शरीफ साहब नहीं चला रहे, बल्कि मार्शल लॉ चल रही है। और जब मार्शल लॉ कोई देश में लगती है तो मिलिट्री कोर्ट्स ऑल एनकम्पसिंग हो जाते हैं। वो जिसको चाहें जब चाहें किसी वजह से भी कैद कर लें और मौत के घाट उतार दें, चाहे कैसा भी ट्रायल हो या न हो, और उसको गोली से बर्बाद कर दें। यही हरकत इस समय पाकिस्तान में नज़र आ रही है। देखिए, ना तो हमारे कमांडर कुलभूषण साहब पाकिस्तान एक्ट के अंदर है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर हैं, ना वो पाकिस्तान के सिटीजन है, वो एक आम सिविलियन है इंडिया के। उनको अगर ट्रायल करना भी था तो उनको सिविल कोर्ट में ट्रायल कीजिए, लेकिन वहाँ पाकिस्तान आर्मी ने एक ऐसी तजवीज़ बना रखी है कि सारी पावर अपने पास रखी हुई है, और वो जिसको चाहे सिविलियन हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे फॉरेनर हो, चाहे इंडियन हो, उसको जब चाहे जिस वजह से चाहे जहाँ चाहे कैद कर लें और कुछ भी चार्ज लगा के बिना किसी से पूछे ताछे उसको मौत की सजा सुना दें। यही पाकिस्तान में हो रहा है अब इस समय, इसकी कोई दो राय हो नहीं सकती। देखिए, असलियत ये है कि एक आदमी ने कन्फेशन किया है, वो कन्फेशन जबरदस्ती लिया गया है टेलीविजन के सामने पब्लिक को दिखाने के लिए, लेकिन असलियत में ना तो वो टेररिस्ट, अगर वो टेररिस्ट होते तो उनके पास कोई हथियार मिलता, कोई एमिनेशन मिलता, कोई जीपीएस मिलता, कोई नक्शा मिलता, कोई तजवीज मिलती, कोई करने का टेररिस्ट एक्टिविटी करने की कोई हरकत नजर आती। ऐसा तो कुछ नजर आया। बिल्कुल, यही सवाल जनरल साहब मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन यही सवाल मैं तारिक पीरजादा के सामने ले जाना चाहता हूं। तारिक पीरजादा जी, जरा हमें यह समझाने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान में आखिरकार कौन सा यह कानून है जो किसी व्यक्ति के सेल्फ कन्फेशन पर, अगर मैं ये मान भी लूं कि बात बिल्कुल सही है, तो सिर्फ सेल्फ कन्फेशन पर उसे फांसी की सजा दे सकता है, कोई और सबूत की जरूरत नहीं होती? यह कौन सा कानून है पाकिस्तान का? पहली तो बात यह है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने फौजी अदालतें कायम की हैं और पाकिस्तानी सिविल हुकूमत ने उन फौजी अदालतों को, दहशत गर्दों को उन पर मुकदमा चलाने का इख्तियार दिया है। पहली बात, इस आदमी को जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये एक दहशत गर्द है। किस आधार पर? क्या सबूत है पाकिस्तान के पास? से पकड़ा गया था। क्या सबूत है पाकिस्तान के पास? बता रहा हूं ना, बताइए। अगर आप बात करने देंगे अगर आप बात करने देंगे तो बिल्कुल बताएं ना। जिस वक्त ये पकड़ा गया था आपको याद होगा, उस वक्त पाकिस्तान के वजीर इत्तलाआत परवेज रशीद और पाकिस्तानी अफवाज के नुमाइंदे ISPR के डायरेक्टर मेजर जनरल बाजवा ने एक बैनुल अक़वामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस वक्त हिंदुस्तान ने मजाक उड़ाया इस बात का और कहा कि ये इस काबिल नहीं है कि इस पर गौर करें। पीरजादा साहब, मैं सुने, आप जो दलील मैं बताना चाहता हूं इनको कि बात क्या हो रही है, ये क्यों हो रहा है। आप ना कुछ बताएं पहले। अरे सुनिए, मैं बताना चाहता हूं क्यों हो रहा है। ये जो कमर आपके आर्मी के चीफ हैं, कमर जावेद बाजवा, ये आपके हर चीफों की तरह, आपके हर चीफों की तरह, ये मुशर्रफ की तरह आपके नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया पाकिस्तान से। वो अब ये मौत की सजा हो चुकी है, बहुत जल्द उसको फांसी होने वाली है। जो आपके चीफ आर्मी स्टाफ है, ये हर जितने आपके यहाँ चीफ होते हैं, पहले तो गुडी होते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को इम्प्रेस करना चाहते हैं, और इसलिए ये कार्रवाई आप जिस नवाज शरीफ को आज छलांगे मार मार कर बात कर पीरजादा जी, प्लीज पीरजादा जी जरा आप सुनिए तो सही। आप जरा चुप रहिए, प्लीज आप चुप रहिए, आप बकवास करना बंद कीजिए। हिंदुस्तान को दहशतगर्द बनाने वाले आप बकवास बंद कीजिए, बंद कीजिए बकवास। आरएन सिंह साहब, आरएन सिंह साहब, ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में, ऐसे लोग जो पाकिस्तान में बैठकर बदतमीजी करते हैं, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंध हमेशा के लिए खराब हो जाए। मिश्रा जी एक मिनट, आरएन
हरसिंह सिंह जी, हरसिंह सिंह जी किया है, और ये 271वां आदमी है जिसका नाम तुम कबूल नहीं करोगे जो असली बात। देखिए इन्होंने मिलिट्री को सर एक मिनट जी, हरसिंह सिंह मैं बात करूं जी, सिंह साहब मैं बात करूं जी, आपको बात करते रहेंगे, मुझे करने दें। देखिए अगर कायदे की बात करोगे तो बात करने देंगे, कायदे की बात जो अभी दोबारा स्थापित हुई है, मिलिट्री कोर्ट दोबारा स्थापित हुई है। एक मिनट तो एक साल से हम कंट्री के इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स, अब आपको दुनिया में बदनामी हो रही है। पीरजादा साहब आप जरा चुप रहेंगे, एक डिबेट की मर्यादा होती है। मुझे लगता है पाकिस्तान के लोग अपनी तमाम इज्जत और मर्यादा भूल चुके हैं। बड़ा अफसोस होता है कि आप जैसे लोगों को हमें गेस्ट के तौर पर बुलाना पड़ता है, बहुत दुखद है ये। आप प्लीज चुप रहिए, प्रोपेगेंडा बंद कीजिए, आप चुप रहिए प्लीज। हरसिंह सिंह साहब जी, हरसिंह सिंह साहब। हाँ देखिए, मैं कह रहा था कि जो इन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र किया, जो 2015 में पहले लगाई गई थी, और अभी फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको दोबारा इन्होंने उसको पुनर्स्थापित किया है, ये पाकिस्तान के एक इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स को दर्शाता है। और ये देखिए, एक फेल्ड स्टेट का ये निशानी है कि आप पूरे अगर एशियन कॉन्टिनेंट का मुआयना कर लें तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ट्राई किया जा रहा है और 274 लोगों को लाइफ का कंडीशन मिल चुका है। वहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहीं फॉलो हुआ है, लेकिन इस और इंडियन लॉ का एक हिंदुस्तानी उसका इज्जतदार हिंदुस्तानी और आप अगर रिटेलिएट करेंगे और आप अगर अजमल कसाब को हैंग करेंगे बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर आप ये बच्चे को आपने फांसी दे दी, हमने तो 50 साल आदमी को फांसी का जवाब दी है तरीके से। एक जादव को आप लोगों ने रिफ्यूज किया, एक जादव बच्चे को प्लीज। दुख की बात ये है, सबसे दुख की बात ये है जी, दुख की बात तो ये है कि अब आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। हमने दुनिया को बता दिया कि भारत दादाजी बरामद करता है। आप किस तरह के झूठे आदमी है भाई? आप और पाकिस्तान की कौन सी तस्वीर दुनिया में पेश करना चाहते हैं? क्या है पाकिस्तान? वो तस्वीर है जो दुनिया में प्लीज एक मिनट, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, ये आपका अखबार है डॉन। हरसिंह सिंह प्लीज एक मिनट, अफगानिस्तान में सिंह साहब एक मिनट प्लीज एक मिनट। सिंह साहब, ये पाकिस्तान का अखबार, सुनिए अरे सुनिए साहब, आप सुनिए एक मिनट प्लीज एक मिनट सुनिए आप, अरे आप सुनिए प्लीज, बड़े बदतमीज आदमी आप। मैं आपसे चुप रहने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो नहीं हूँ। अरे सुनिए, आपका अखबार है डॉन, एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज सुनिए। हमारे सिर पर बाल नहीं है। डॉन अखबार में डॉन जो है आपका ज्यादा अखबार है और हमारा कम है। आपका नहीं है। अच्छा चलिए, कई लोग तैयार, अच्छा सुनिए, जैसे जियो टीवी है, जैसे डॉन अखबार है, ये सारे आपके अखबार हैं। चलिए, कम से कम बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने पाकिस्तान में रह रहे तमाम पत्रकारों को हिंदुस्तान का मानते हैं। मैं इसे खुशी से मानता हूं, मैं इसे खुशी से मानता हूं कि आप जैसे लोग ही पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। डोगरा साहब, मैं जरा जानना चाहता हूं, आप पाकिस्तान के खैर खा हो? बिल्कुल है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान फल फूल कर आगे बढ़े, लेकिन आप जैसे लोग पाकिस्तान को बर्बाद करके दम लेंगे, क्योंकि आप जैसे लोग पाकिस्तान का भला नहीं कर सकते। आप देशद्रोही हैं, मैं कह सकता हूं दावे के साथ, आप जैसे लोग देशद्रोही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। राजीव डोगरा जी, प्लीज इनका ऑडियो बंद कीजिए भाई, बंद कीजिए इनका ऑडियो, बकवास कर रही है। राजीव डोगरा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, जिस तरीके से पाकिस्तान के तमाम अखबार आज लिख रहे हैं कि सेल्फ कन्फेशन पर एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है, उसके पास कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। पाकिस्तान के अखबार में तमाम आर्टिकल्स और लेख छप रहे हैं पिछले 2 दिनों से, उसके बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरानों की आंखें नहीं खुल रही। डोगरा साहब, इसे क्या कहेंगे? हमारी आंखें यूं खुलनी चाहिए कि आपका दहशतगर्द, तुम इंसानों की मशीन हो भाई, होगा ये बात कह रहे हैं ना जी। डोगरा साहब प्लीज। नेवी का देखिए, ये आपके जो पाकिस्तानी मेहमान हैं जी, उनकी रणनीति यही है कि डिस्कशन को मजाक बनाया जाए। तो
हम क्यों टॉलरेट करते हैं ऐसे आदमी को? अरे दहशतगर्द, इनका दहशतगर्दी का बरामद कुनंदा है। बरामद कुनंदे का मतलब उसके बाद जब इनसे बुलवाना होगा तो साउंड खुलवाइए, टेररिज्म, वरना तो प्रोग्राम पूरा खत्म हो जाएगा आपका। नहीं बिल्कुल डोगरा साहब, हमने इनको कहिए जब मैं बोल रहा हूँ ये चुप। पीर दादाजी जरा आप चुप होंगे प्लीज। पीर दादाजी, एक मर्यादा होती है, जरा उस मर्यादा का पालन तो करना सीखिए। डोगरा साहब प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की आंखें नहीं खुली या बंद हैं, उनकी आंखें बहुत चौकन्नी हैं और वो जानते हैं कि जितना दबाव वो हिंदुस्तान पे बनाएंगे उतना ही हिंदुस्तान झुकेगा। अब आप कहानी अगर शुरू करें तो कारगिल से सौरभ कालिया और उसके साथियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, जब उनके इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ आते थे रहमान मलिक, कुलभूषण का मसला तो खत्म हो गया, आंखें निकाल के फांसी हो जाएगी। सो आंखें उनकी बंद नहीं है, आंखें हमारी बंद है। उसके बाद लोग भूल रहे हैं तो वाकई सरबजीत के साथ हुआ, आपकी सच की जुबान भी बंद है, और जो अन्य कईयों के साथ हुआ। भुट्टो को जब जेल में थे तो वो सारे जितने कुकर्म उन्होंने किए थे वो सारे उनको याद आए, क्योंकि उनके साथ वाले सेल में इंडियन POWs थे। वो कहते थे उनकी चीखें सुन के मेरा दिल कराता है, पर पाकिस्तान के हुक्मरानों का, डिक्टेटर्स का दिल नहीं कराता था। अब आइए हाल के वक्त में जी, हम भूल गए हैं कि 2 मौलवी निजामुद्दीन दरगाह के पाकिस्तान गए थे, बिल्कुल, और उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ जी। ISI उनको पकड़ के पता नहीं क्या क्या यातना देती रही जी। हम ये भी भूल गए हैं कि एक यंग लड़का जिसका नाम है हामिद अंसारी जी, उसको मिलिट्री कोर्ट ने, इसी मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी 3 साल की। वो बेचारा 3 साल की सजा भी खत्म कर चुका है, पर उसको इतनी यातना दी गई है, उसका हाल इतना बुरा कर दिया गया है कि पाकिस्तान की अब हिम्मत नहीं है कि उसका ढांचा इंडिया में भेजे। अब आइए हमारी जाधव साहब की बात जी। आप फोटो के ऊपर कहते हैं कि वो स्पाई है। ये दुनिया की एक तहजीब है, एक तमीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, पर वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जी कौंसलर एक्सेस इन इंडियन एम्बेसी को, इंडियन हाई कमीशन को, इनके लिए भी देनी चाहिए थी और हमारे बेचारे यंग अंसारी के लिए भी देनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान ने नहीं दी गई। हमको क्या पता फोटो जाधव की है या अंसारी की है या पता नहीं इनका किसी फिल्म स्टार की है या विलन की है या इनके कोई कसाई की है जी। तो कम से कम मिनिमम जो अरे बात सुनो, जब आपका आदमी पकड़ा जाएगा तो फिर आपको कसाई भी याद आएंगे, फिल्में भी याद आएंगी, लेकिन हम आपको सच की फिल्म दिखा रहे हैं। अच्छा पीरजादा साहब, ये कौन सी सच का फिल्म है जो आप दिखा रहे हैं? पीरजादा साहब, पीरजादा, आपको सच की जो फिल्म दिखाई गई थी वो 71 वार के बाद, जब 91,000 आपके कैदी यहाँ पर थे, असली सच की फिल्म वो थी। बिल्कुल, वो शायद आप भूल गए हैं। बिल्कुल। और दूसरा, ये होशियार हो जाओ, तुम्हारे आर्मी चीफ ने तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को इंटरनेशनली एम्बेरस करने के लिए ये सब किया है। ये जो नादिरशाही फरमान है आपके फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का, वह ये नादिरशाही फरमान आपके जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको इंटरनेशनली एम्बेरस करने के लिए है, उसी तरीके से जैसा मुशर्रफ ने कारगिल के दौरान किया था। जफर इस्लाम साहब, मैं जरा आपको इस चर्चा में लाऊं। अभी अगर आपने राजीव डोगरा जी की बातों को सुना, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की नीति रही है कि हिंदुस्तान को जितना दबाओ हिंदुस्तान उतना दबता है। सवाल ये उठता है कि क्यों, आखिर क्यों हिंदुस्तान सरकार की ये छवि आज पाकिस्तान के सामने है? देखिए, डोगरा साहब ने जो कहा पहले की बातों में, उनके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। आज की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर में एनडीए की सरकार है, और मैं बड़े स्पष्ट लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि हमने बहुत साफ साफ चेतावनी पाकिस्तान को दे दी है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ ना करे, एक मासूम की जान लेने की जो कोशिश की जा रही है उससे बिल्कुल हट जाए और उसको बाइज्जत रिहा करे वहाँ से। अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो उसके नतायज भी, उसके क्या परिणाम होंगे उसको पाकिस्तान को साफ साफ दिख रहे हैं। यही तो आज शायद पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि नतायज होंगे, आखिरकार वो नतायज होंगे क्या, इसका जवाब है क्या? देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो टेलीविज़न चैनल पे नहीं बोली जाती है, लेकिन आपने पिछले दिनों में देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए सरकार ने किस तरह से वहाँ पर स्ट्राइक किया था,
और वहां पर जो पाकिस्तान के साइड में जो भी अगर आप इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं उस तरह किस तरह मार गिराया था उसी तरह से आगे भी ऐसे कार्रवाई करेंगे जो कि पाकिस्तान को बराबर याद आएगा कि हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ करना वो बंद करे। पवन खेड़ा जी इसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, भारत सरकार ने आज दो टूक कहा है कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंधों पे। सवाल ये उठता है कि हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि अगर एक साल से हम चुप बैठे थे जब कुलभूषण जाधव के खिलाफ लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही थी, अब आगे हम क्या कर सकते हैं? देखिए, भारत एक शक्तिशाली देश है, भारत एक डिप्लोमेटिकली रिकग्नाइज वर्ल्ड पावर है, भारत की बड़ी इज्जत है, तो डिप्लोमेटिक एक्शन हो सकते हैं। और कई एक देखिए, जब भी कोई सरकार एक्शन लेती है जी, तो उस एक्टिविटी को, उस ऑप्शन को पूरी एंड तक ले जाना पड़ता है कि हम ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, इसका पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आएगा, उस जवाब का हम किस तरह से जवाब देंगे और ये कहानी कब जवाब किस जगह पे समाप्त होगी। तो ये चीज़ें टेलीविज़न पे बताना बड़ा कठिन है। हमारे कई एक सीनियर थिंक टैंक्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज में, होम मिनिस्ट्री में, फॉरेन मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में है, पीएमओ में हैं, ये सब बैठ के एक तजवीज़ बनाएंगे और इस तजवीज़ को इसके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तक ले जाएंगे कि कहाँ से शुरू होगी, कहाँ ये एक्टिविटी समाप्त होगी, क्या हमारी एक्टिविटी होगी, क्या इसकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगी पाकिस्तान की और क्या एंड नतीजा निकलेगा। चलिए, लेकिन हाँ, मैं इसमें जरूर ये कहना चाहता हूँ कि भारत एक शक्तिशाली देश है, भारत के पास इतने ऑप्शंस हैं कि वो समझ नहीं सकेंगे कि कितने ऑप्शन भारत एक्सरसाइज कर सकता है, और जब एक्सरसाइज हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, उसके बाद जनरल प्रसाद यही बात आज शायद हिंदुस्तान का हर नौजवान सुनना चाहता है। पवन खेड़ा, मैं सीधे आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस क्या करना चाहती है? एक तरफ संसद में आप सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हैं और शाम में आप बैठक करते हैं जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की शांति की बात मणिशंकर अय्यर कर रहे हैं। ये क्या दोहरा मापदंड है? दोहरा मापदंड की बात नहीं है। पहले तो मुझे ये बताइए क्या पीरजादा जी हैं अभी इस डिबेट में? जी नहीं, मैंने उन्हें मैंने बड़ी अदब के साथ उनसे हमने क्षमा मांग ली है, क्योंकि वो जो बकवास कर रहे हैं कम से कम भारतीय टेलीविजन पर उसे हम नहीं प्रसारित होने देना चाहते। जी, हम भाजपा हो कांग्रेस हो, आपस में अपनी बात यहाँ कर सकते हैं, लेकिन पीरजादा जी के सामने मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई डिबेट हो। जी, रही बात दोहरे मापदंड की, तो इसी बैठक में भाजपा भी है, तो ये बात नहीं है कि अमन की कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है उस पर ये चर्चा नहीं है। वो कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सरकार को इसका जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और सरकार को कैंसिल करवा देनी चाहिए थी। सरकार है ये, इनके पास सारी ताकत है। लेकिन जो प्रधानमंत्री एक बिना किसी को बताए नवाज शरीफ के जन्मदिन पे वहां जा सकते हैं और वहां सेवइयों की खीर खा सकते हैं, क्या वो एक फोन नहीं उठा सकते हैं? फोन उठाकर बात नहीं कर सकते हैं? जो तेवर हमने देखे थे हेमराज के वक्त, वो तेवर क्यों नहीं दिख रहे हैं इस सरकार में? क्या विपक्ष में इनके मापदंड अलग थे और अब सरकार में आ गए तो इनकी पूरी हवा निकल चुकी है? ये राजनीति से आगे उठें, ये जफर इस्लाम जी साथ में लें। कांग्रेस आज इनको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, क्यों नहीं बुला रहे हैं ये बैठक? जफर इस्लाम जी, बड़े तीखे आरोप आपके ऊपर सीधे तौर पर। देखिए, इन तीखे आरोपों का कोई असर नहीं होने वाला है, इसलिए कि इनकी 70 साल की हिस्ट्री है और उन्होंने पाकिस्तान के साथ किस तरह का रिश्ता रखा वो भी मुझे पता है। इसलिए कि भारत के दर्शक, भारत की जनता जानती है कि कांग्रेस की नीतियां क्या रही है पाकिस्तान के प्रति, और हमने पिछले 2 सालों में किस तरह की नीतियां रखी है। हम जरूर ये बात है कि हम अमन चाहते हैं, अमन की तरफ कोशिश भी की है, लेकिन आपको भूलना भी नहीं चाहिए। पवन खेड़ा साहब, थोड़ा धैर्य रखिए, सुनिए भी लोगं को। अरे क्या मैं ये कह रहा हूं कि आपकी क्या, आप ये ढोंग बंद करिए। आप एक निर्दोष आदमी की जान ये और आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं। बेतुकी बातें आप बेतुकी बातें बात करना मत कीजिए। आपने तो कुछ किया नहीं। आज ये जो ड्रामा कर रहे हैं वो ड्रामा करने से बंद कीजिए। कांग्रेस ने क्या ड्रामा किया पाकिस्तान के साथ सब मालूम है। अगर कोई कड़ा कदम ले सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इंडिया की सरकार ले सकती है और लेगी भी। हमने साफ चेतावनी दी पाकिस्तान को और पाकिस्तान के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई भी करके दिखाएंगे। पिछले दिनों में भी सर्जिकल स्ट्राइक किया। आप पे अगर हिम्मत है तो आप सर्जिकल स्ट्राइक करते। जफर इस्लाम जी, मेरा सवाल सुनिए। अगर आप दोनों इस बात को लेकर सहमत हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो कोई बस गोया हिंदुस्तान के नागरिकों को यह बता दे
कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में विदेश मंत्री पाकिस्तान के कसूरी को बुलाकर ये कौन सी पिंगे लड़ाई जा रही हैं? कांग्रेस के नेता भी वहां मौजूद हैं, बीजेपी के नेता भी वहां मौजूद हैं। आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप अगर अमन की कोई बात हो रही है, उसको अमन की बात अगर सब लोग मिलकर कर रहे हैं वो होना चाहिए, लेकिन साहब हम इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई कड़ा कदम लेना हो तो कड़ा कदम लेने से हम पीछे हटेंगे। भारत सरकार कड़े कदम लेगी। और मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप कड़े कदम की बात बाद में कीजिएगा ना। अमन की बात दे दी है। मैं आपके तमाम नेताओं के बयान आपके सामने दोबारा दोहरा देना चाहता हूं। अमन की बात उसके साथ की जानी चाहिए जो उसकी भाषा समझता हो। आप जो देश इस भाषा को समझने को तैयार नहीं, सुनिए एक सेकंड प्लीज, अब आपको सुनना पड़ेगा। मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा भाई साहब, इतना कह रहा हूं कि देखिए हमारे सरकार की नीति बहुत साफ है, स्पष्ट है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने पीस का इनिशिएटिव भी लिया था। भारत सरकार जैसे प्रधानमंत्री ने जैसे स्वॉरिंग सेरेमनी के बाद सब इनिशिएटिव किया, लेकिन अगर पाकिस्तान अगर नहीं समझता है कि पीस की भाषा नहीं समझता, तो जो भाषा समझता है उस भाषा को भी हमने दिखा दिया सर्जिकल स्ट्राइक करने का। और आप पूछ रहे थे क्या भारत सरकार आगे नीचे और ऐसे कड़े कदम लेगी? राजीव डोगरा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं साहब, क्या वाकई में भारत सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि एक तरफ तो शाम में हम बैठकर चाय पर चर्चा करें और हमें यह पता है कि एक दिन पहले हमारे एक निर्दोष नागरिक को फांसी की सजा सुनाई जाए? क्या यह अपने आप में कूटनीति है? देखिए, इसमें 2-3 सवाल जुड़े हुए हैं। एक तो क्या पाकिस्तान शांति चाहता है? क्या पाकिस्तान चाहता है कि पीसफुल डेवलपमेंट हो दोनों देशों के बीच में? मुझको नहीं लगता कि जो वो कश्मीर में कर रहा है, जिस तरह वो आग लगाई हुई है, वो कोई अच्छे असर नज़र आते हैं। तो ऐसे माहौल में कॉन्फ्रेंसेस करना, इंडस वाटर ट्रीटी की मीटिंग्स करना मुझको नहीं लगता कि ठीक नीति है, क्योंकि हम बहुत झुक चुके हैं उनकी तरफ और प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से सब कोशिशें कर ली हैं, पर पाकिस्तान की तरफ से वो दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ रहा, पाकिस्तान की तरफ से एक पंजा ही बढ़ रहा है। और जहाँ तक जाधव जी का सवाल है जी, तो क्या प्रधानमंत्री टेलीफोन नवाज शरीफ को करें या ना करें, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो एक जान, भारतीय की जान खतरे में है, तो जो कुछ हो सकता है हमको करना चाहिए, एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि यही तो पाकिस्तान चाहता है कि बार बार प्रधानमंत्री या कोई और उनके सामने गिड़गिड़ाएं और वो कहें कि अच्छा चलो हम थोड़ी देर के लिए जान बख्श देते हैं। तो ये सवाल काफ़ी पेचीदा है और इनके ऊपर भारत को फाइनली डिसाइड करना पड़ेगा कि पिछले 70 साल से जो हमको पाकिस्तान धोखा देता आ रहा है, क्या हम बार बार वही धोखा खाते रहें या एक फर्म पॉलिसी बनाएं जिसमें कम से कम और कुछ नहीं तो भारतीयों को ट्रैवल एडवाइजरी तो इशू कर दे कि भाई पाकिस्तान जाओगे तो आपकी जान खतरे में हो सकती है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर रखे हैं डोगरा साहब। मुझे उम्मीद है कि जफर इस्लाम साहब इसे जरूर सुन रहे होंगे, लेकिन आर.एस.एन. सिंह साहब आप अभी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं आर.एस.एन. सिंह साहब प्लीज। देखिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। पिछले बार पीरजादा साहब इंटरफेयर कर रहे थे जी। देखिए, असल बात यहाँ पे ये है कि आप जब कोई पॉलिसी बनाते हैं पाकिस्तान की, तो आप जियोपॉलिटिकल हालात देखिए। पाकिस्तान के अंदर में जो ये मिलिट्री कोर्ट्स वहाँ बनाए हुए हैं, किसको ट्राई कर रहे हैं? वो उन जिहादियों को, जो ग्लोबल जिहादीज जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए हैं। और लेकिन जो आपको मालूम है कि ऐसे भी जिहादी हैं, जैसे मोहम्मद हुआ, ये लाल मस्जिद वाले हुए, अब्दुल अजीज़ का उन्होंने तो फतवा भी इशू किया था मुशर्रफ के खिलाफ। उन लोगों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अगर आप पूरी मैप देखें, जो जिहादी मैप ऑफ पाकिस्तान, तो आप फाटाई एरिया में नहीं है, बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा, सदर्न पंजाब, सेंट्रल पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान
तकरीबन वो बेनौरी मॉस्क को आप हटा लें तो वो थोड़ा महफूज है। तो इस हालात में पाकिस्तान, अब ये पाकिस्तान का आपको मैंने स्वरूप दिया, तो आप एक ऐसे स्टेट के साथ डील कर रहे हो जो कि सुइसाइड बॉम्बर्स जगह जगह पे हर प्रांत पे में प्रोड्यूस कर रहा है और आपके खिलाफ अनलीश कर रहा है। अब आप एक ऐसे स्टेट के साथ आप कैसे डील करेंगे? अगर आप कहते हैं कि आप एक जोर का पनिशमेंट देंगे और उसके बाद ये पूरी ये सुइसाइड बॉम्बर्स खत्म हो जाएंगे, वो नहीं होने वाला है। तो जो विकल्प जो डोगरा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स की आड़ में, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की आड़ में अगर वो इस तरह का प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं, जिसका जो ये वारदात जो हुई है जादव वाली, वो भी उसी का हिस्सा है, तो हम क्यों नहीं उसी तरीके से, हमारे पास जो अनकन्वेंशनल वेज है, जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी एक अनकन्वेंशनल तरीका है, मुझे मालूम है कि इतना टेक्निकली इतना आसान भी नहीं है, लेकिन वाटर फ्लोज को हम लीन सीजन में मैनिपुलेट करके हम पाकिस्तान को घुटने पर ला सकते हैं। और देखिए ये जो कुछ लोग कहते हैं कि आप जवाबी कार्रवाई करो, साहब आपने बांग्लादेश बना दिया तो जिहाद खत्म हो गया इंडिया पे? बिल्कुल, सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया तो जफर इस्लाम साहब रशिया घुटने पे आ गया अमेरिका? इसका जवाब डोगरा साहब और उसके साथ साथ आरएसएन सिंह ने पूरा खाका आपके सामने रखा। ऐसे यही सवाल मैं आपके सामने रख रहा था। सिंह साहब, आरएसएन सिंह साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, प्लीज जरा एक छोटा जवाब लेने, यहाँ पर मेरे पास वक्त कम है। जफर इस्लाम साहब, यही सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था और जो अब तमाम लोगों ने आपके सामने विशेषज्ञों ने आपके सामने रखा है। पाकिस्तान को इस बात का पूरा अंदाज है कि हिंदुस्तान, अब आज का हिंदुस्तान वो वीक हिंदुस्तान नहीं है। जो इरादे हमारे हैं वो पाकिस्तान को बिल्कुल मालूम है और पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा, और करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा, ये पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो भारत सरकार की जो भी नीतियां हैं वो सोच समझ की जा रही है, इमोशन से कोई नीतियां नहीं चलती है, फॉरेन पॉलिसी कोई इमोशन से। जफर साहब, ऐसा क्यों है कि आपकी बातों पर बहुत ज्यादा एतबार नहीं हो पाता? आप कहते हैं कि पाकिस्तान को सब पता है, इसके बावजूद पाकिस्तान एक हिंदुस्तानी नागरिक को फांसी की सजा देता है, उसके बावजूद जानने के बाद भी हम पीस की बात कर रहे हैं, वो भी दिल्ली में बैठकर। जाहिर सी बात है हमारे पॉलिसी और हमारी सोच में एक डिस्कनेक्ट है। ये सब जो है उनको इतना आप महत्व दे रहे हैं, उतना महत्व देने की जरूरत नहीं। ये जो आज जो पार्लियामेंट में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है, सुषमा जी ने, और जो होम मिनिस्टर ने कहा, उस पे फोकस कीजिए। वो साफ लफ्जों में स्पष्ट तरीके से कहा है कि हिंदुस्तान जो है आउट ऑफ द वे जाके बचाएगा। भोपाल में हम एक पाकिस्तानी नागरिक को जिसे 12 साल की सजा हुई थी, उसे 10 महीने से बैठाकर खिला रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान उसे वापस लेने को तैयार नहीं है। लेकिन आज एक हिंदुस्तानी को बचाने के लिए हम पता नहीं क्या कुछ करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके बचने की सूरत दिख नहीं रही है। पवन खेड़ा साहब जी, मुझे एक कड़ी आपत्ति इस बात पर है। जफर साहब कहते हैं कि आज का हिंदुस्तान बहुत स्ट्रांग है, कल का हिंदुस्तान कमजोर था। भाई सरकार की तारीफ करिए, बुराई करिए, विपक्ष की बुराई करिए, वो आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य भी है, लेकिन आप हिंदुस्तान को कमजोर मत बताइए, और वो भी पाकिस्तान के सामने। आप ये बहुत ही गलत टिप्पणी कर देते हैं, इतनी राजनीति शोभा नहीं देती। आज हम सब एक होकर इसमें आपका साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन आप कोई नीति तो लाइए। आपके ओपनिंग रिमार्क्स अपने सुन लीजिए रिवाइंड करके। आपने सरकार की आलोचना से शुरू की, आपने प्रधानमंत्री की आलोचना से शुरू की, ये आपका मर्यादा है। अगर आप संजीदगी से बात करते हैं, संजीदगी से बात करते हैं, हमारे राजनीतिज्ञों को हर मौके पर राजनीति करने का कोई ना कोई अवसर जरूर मिल जाता है। राजनीति की बात अलग है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक भारतीय नागरिक जो कि नौसेना में कार्यरत रहा, जो कि ईरान में न जाने किन वजहों से उसे वहां से अगवा किया गया, पाकिस्तान लाया गया और 1 साल के भीतर उसे फांसी की सजा एक सैनिक अदालत के द्वारा घोषित कर दी गई। उसे अब कैसे बचाया जा सकता है? क्या रास्ते हो सकते हैं? शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद मैं आपसे करूं। भारत को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से कुलभूषण यादव या इस जैसे किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तान कोई भी ऐसी सजा देने की हिम्मत ना करे जो उसने दी है? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पिछले 20-25 मिनट से आप पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी की भी कोई अच्छी राजनीति नहीं रही है पाकिस्तान के बरखिलाफ।
जी। ये पिछले कितने सालों से कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें आ चुकी हैं, इनकी किसी की भी पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ सही नहीं रही है। उसी वजह से आज हम इस लेवल पर पहुंच गए हैं, चाहे एक ए पार्टी हो, चाहे बी पार्टी हो, चाहे सी पार्टी हो। बहरहाल आपका सवाल का जवाब देता हूं भी मैं। जी देखिए, हमारे पास इस समय एक हमारा नेवी का कमांडर वहाँ पाकिस्तान में है जिसको मौत की सज़ा सुनाई गई है बिना किसी वजह। अब हमारी जिम्मेवारी है कि उसको बचाया जाए। तो पहला स्टेप तो ये है कि पूरी कोशिश की जाए, जो भी हमारे पास इसके लिए हथकंडे हैं, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे इंटरनेशनल प्रेशर हो, चाहे बातचीत हो, ये सरकार को डिसाइड करना है कि उसको किस तरह से इस वक्त बचाया जाए। ब्रिगेडियर मिश्रा साहब, आपकी क्या राय? सबसे पहली बात तो यह है कि जो इस पर सियासत हो रही है और जो इस पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, यह ख़त्म हो, क्योंकि कोई किसी को आईना नहीं दिखा सकता है। ये कोई भी राजनीतिक पार्टी जो आज तक हुआ है 70 साल तक हिंदुस्तान में, सबको मालूम है। एक बात। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार सक्षम है, अच्छी लीडरशिप है, ज़रूर अच्छे कदम उठाए जाएंगे। लेकिन जो मैं ताकीद देना चाहता हूं वो ये है कि सरबजीत सिंह वाला हिसाब न हो वहां जेल में, क्योंकि सरबजीत सिंह को फांसी पर नहीं एग्जीक्यूट किया गया था, वहां पर जेलरों ने उकसाया था और 2 कैदियों ने उसको मार डाला था। यह भी एक देखने की बात है, यह भी बचाव होना चाहिए, क्योंकि हमको जादव जिंदा चाहिए। बिल्कुल, यही सवाल डोगरा साहब मैं आपके सामने रख रहा हूं। कम से कम एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू करें कि भाई इतने भारतीयों को उन्होंने तंग किया है कि आगे कोई वहां जाए तो सोच समझ के जाए कि उनकी जान या उनका माल खतरे में पड़ सकता है। मुझे एक बार फिर जफर साहब से पूछना पड़ेगा, आपने 3 लोगों की अपील सुनी, कुछ तो कीजिए। जफर साहब, अब तो कुछ करेंगे? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत सरकार नहीं करेगी? मैं नहीं कह रहा, ये बड़ा 3 एक्सपर्ट यहाँ पैनल पर हैं जिन्होंने अपनी राय सीधे तौर पर रखी है। एड्रेस कर रहा हूँ, नहीं उनको ही मैं एड्रेस कर रहा हूँ। ये टेलीविजन चैनल में बैठ के कोई फैसला तो नहीं सुना सकते हैं, लेकिन भारत सरकार, जहां पर भारत सरकार को कहना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर में, सदन के अंदर में भारत सरकार ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि हम आउट ऑफ द वे जाएंगे। आउट ऑफ द वे का तो मतलब समझ में आता है सभी को कि कोई भी तरीके अपनाने पड़े, उनको वापस लाने के लिए वो भारत सरकार अपनाएगी। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? जब सरकार अपनी नीति बिल्कुल और अपने दुर्भाग्य कहेंगे ना, पाकिस्तान को कह रही है। जफर इस्लाम साहब इसे दुर्भाग्य कहेंगे कि सरकार की इस बात के बाद भी एक्सपर्ट्स विश्वास नहीं कर पा रहे। ये दुर्भाग्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। ये नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं, मैं मानता नहीं इस बात को। आपके भी चैनल पे कोई एक्सपर्ट कह रहे थे कि अच्छी लीडरशिप है, अच्छा डिसीजन लेते हैं। लीडरशिप पर कोई सवाल नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं, लीडरशिप पर आज तक किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। जफर साहब, लीडरशिप पर सरकारी नीति पर सवाल है, लीडरशिप पर नहीं, नेतृत्व पर नहीं, नीति पर सवाल है। सरकार अपना काम कर रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात अगर मैं कहूं तो आरएसएन सिंह साहब की बात को लेकर आगे बढ़ाना चाहिए। अब भारत सरकार को आउट ऑफ बॉक्स नहीं, अनकन्वेंशनल सोचना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान जैसे देश से जूझ पाना इतना आसान नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सबका।